डीएपी पर रखे गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया जवाब। कहा, प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं, अफवाहें फैलाकर किसानों को बहकाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, प्रदेश में डेंगू के नियंत्रण के लिए सरकार गंभीर, रोकथाम के लिए किए जा रहे अथक प्रयास। प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में घटे डेंगू के मामले। 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेताओं के संवाद के रूप में मनाया जाएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। देश भर के युवाओं में प्रतिभा की पहचान कर उन्हें विकसित करने का उद्देश्य। और दिल्ली एनसीआर में बदतर हालात को देखते हुए आज से लागू हुआ ग्रैप 4। गंभीर स्तर पर एक्यूआई, धुंध और कोहरे की वजह से उड़ानें हुई प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदस्य डीएपी पर रखे गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। राज्य में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्रदेश में किस पैक्स पर कितनी खाद उपलब्ध है उसका डेटा भी सरकार के पास है। सरकार डीएपी की हर जानकारी देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नवंबर माह के लिए 1,10,200 मीट्रिक टन डीएपी का आवंटन हुआ है। उन्होंने कहा कि खाद की कमी की अफवाहें फैलाकर किसानों को बहकाया जा रहा है। 18/11/2024 2217। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों फसलों का एकदम वो उठ रही है, अगली तैयार है, अगली हमने बोनी है और उसके अंदर थोड़ा किसानों के अंदर ये होता है कि मैं अपना सामान अपने घर में रख लूं, मैंने अगली फसल बोनी है, एक एक दिन का उसके अंदर होता है, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। खाद की कोई कमी नहीं है और खाद पर्याप्त मात्रा में है, हम भेज भी रहे हैं। 2087 एमटी आज भी उपलब्ध है। 216 एमटी ज्यादा दे चुके हैं पिछले साल से 216 एमटी ज्यादा डीएपी हिसाब में चला गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में सभी प्रकार की खाद की व्यवस्था करने और उनके उचित वितरण के लिए प्रशासनिक रूप से सक्षम है। उन्होंने बताया कि राज्य के लिए अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 15 नवंबर 2024 तक 1,86,000 मीट्रिक टन खपत हो चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1,65,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी। इससे ये स्पष्ट है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में खपत अधिक रही है। जिलों में अभी भी 21,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि खादों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। 1 अप्रैल 2024 से 185 छापे मारे गए हैं और 105 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनके अलावा 21 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 8 लाइसेंस रद्द हुए हैं। 7 एफआईआर दर्ज की गई है और 16 मामलों में बिक्री रोक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सदन में बताया कि सरकार प्रदेश में डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में समय समय पर फॉगिंग करवाई जा रही है, जिससे डेंगू के मामलों में कमी आई है। वो आज यहां विधानसभा में डेंगू के विषय पर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों में पिछले साल के मुकाबले डेंगू के मामलों में बहुत कमी आई है। पिछले वर्ष डेंगू के 8,081 मामले थे, जो इस वर्ष घटकर 4,634 हो गए हैं। डेंगू को 31 मार्च 2027 तक महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित किया गया है। डेंगू की जांच निःशुल्क की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती हरियाणा के डेंगू रोगियों को प्लेटलेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को डेंगू के उचित आंकड़े देना आवश्यक है। यदि कोई भी सरकारी और निजी अस्पताल ने डेंगू के स्पष्ट आंकड़े बताने में लापरवाही करता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए फॉगिंग का काम पहले से जारी था और पत्र लिखने के बाद इस काम को अधिक तेजी से किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आगामी 1 दिसंबर 2024 को पीजीआई द्वारा डॉक्टरों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। भाजपा के जारी सदस्यता अभियान के सिलसिले में कल प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी का सम्मान करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी की भी प्राथमिकता है। इस दौरान पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। जल्दी ही हम सदस्यता अभियान के तय लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है। 2019 में भाजपा के 33 लाख प्राथमिक सदस्य बने थे, लेकिन इस बार हरियाणा में 50 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में 20,000 से अधिक बूथ हैं और हर बूथ पर 250 नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया गया है। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान का मकसद जनहित के कार्य के लिए संगठन को अधिक से अधिक मजबूत करना है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस प्रकार का निश्चय भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के संगठन ने लिया है और उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यशालाएं की। उसके बाद 313 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल पर कार्यकर्ताओं की कार्यशालाएं करने के बाद और जिस तकनीकी ढंग के साथ डिजिटल माध्यम से ये सदस्यता अभियान चला है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि नगर निगम चुनाव जल्द ही होंगे और हर चुनाव हम स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेंगे। कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा जनता ने विधानसभा चुनाव में फोड़ दिया और अब कांग्रेस का झूठ किसी भी चुनाव में नहीं चलने वाला। एक नेता प्रतिपक्ष पर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति है और ना ही नेता और ना नियत है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस घटेगी और भाजपा आगे बढ़ेगी। डीएससी समाज पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करके वंचित लोगों को न्याय देने का कार्य किया है। विपक्ष के द्वारा बनाया गया था, हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और जो 42 सीटें हम कमल का फूल खिलाने से चुके हैं, उन सभी 42 सीटों पर और मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी जब भी आगे भविष्य में चुनाव होंगे तो वहां पर भी कमल का फूल खिलाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां भी यारी है, हम लोगों को सहमत नहीं कर पाए, अपने पक्ष में वोट नहीं डलवा पाए, सबसे बड़ा कारण तो यही होता है। उसके बाद बहुत सारे अनेक कारण होते हैं, हार के भी कारण होते हैं। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम विकसित भारत 2047 रखा गया है और हरियाणा विकसित भारत से कदम ताल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने का काम कर रहा है। वो कल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान आयोजित हरियाणा राज्य दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या 2.09% है, लेकिन इसके बावजूद भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन साबित हो रहा है। आज देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण भी यहीं पर होता है। उन्होंने कहा कि भारत के समग्र विकास में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस समय जब देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, तो हरियाणा भी इसमें अपना अधिकतम योगदान दे रहा है।
हरियाणा ने उद्योग और व्यापार के फलने फूलने के अनुकूल माहौल पैदा किया है। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। हमने हरियाणा को विदेशी और घरेलू निवेशकों का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए आकर्षक नीतियां बनाई हैं ताकि नए उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। विश्व के 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि खरखौदा के निकट लगभग 3,300 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्य टाउनशिप तथा सोहाना में 1400 एकड़ में IMT विकसित किया जा रहा है। खरखौदा में मारुति का नया प्लांट लगने जा रहा है जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। NCR क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हमने स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में लगभग 6,000 नए स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। उद्योग और पर्यावरण मंत्री ने उपस्थित जनसमूह से पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह बंद करने का भी आह्वान किया। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि किसानों के खेतों तक नहरों का पानी पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही पेयजल को भी घर घर तक पहुंचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगी। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कल संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वेबकोस के संबंध में बैठक कर रही थी। इस दौरान उन्होंने वेबकोस द्वारा हाथ में लिए परियोजना के बारे में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अवगत कराया गया। इसमें गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और मेवात क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने की परियोजनाएं शामिल हैं। गुड़गांव जलापूर्ति चैनल तथा मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के उपक्रम वेबकोस के साथ समझौता किया गया है। गुड़गांव तथा मेवात परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पहले ही किए जा चुके हैं। गुड़गांव जलापूर्ति चैनल परियोजना पर कुल 1,989 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे वर्ष 2050 तक की संभावित जनसंख्या की जल आपूर्ति के लिए 686 क्यूसेक पानी की जरूरत पड़ेगी। मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना पर कुल 386 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वेबकोस द्वारा ये दोनों परियोजनाएं 2027 तक पूरी कर दी जाएंगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तेलंगाना मॉडल का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों को तेलंगाना भेजा जाए। वो स्वयं भी तेलंगाना का दौरा करेंगी। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि जिला के हर गांव के समुचित विकास और जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी कटिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वो कल फरीदाबाद के नीमका गांव में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इनमें तालाब की सफाई, नाले निर्माण के साथ विभिन्न सड़कों की इंटरलॉकिंग टाइलें और 2 ट्यूबवेल की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के कल्याण की योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। किसी भी विकास कार्य के लिए पैसे की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। गांव में प्राथमिकता के आधार पर सड़क और नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। काम हुए जिसमें 2-3 चौपाल है, हमारी 2-3 सड़कें हैं, हमारे पौंड हैं जिनकी सफाई और जिनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 7 करोड़ से ज्यादा की लागत के आज काम के उद्घाटन किए गए। देखो, जनता ने जो विश्वास जताया उस पर हम खरे उतरेंगे और जो हमारी नियत और नीति निष्ठा थी उस पर ही जनता ने हमें तीसरी बार ऐतिहासिक जीत, हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। हमारी सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है। जो हमें विश्वास जताया उसको पूरा हम उसमें खरे उतरेंगे और जो भी विकास कार्य रह गए उनको जल्दी और तेजी से पूरा करेंगे। NIT कुरुक्षेत्र के 19वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रियां प्रदान की। कुल 4,388 छात्र छात्राओं को राज्यपाल द्वारा डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह हमारे स्नातकों के लिए जीवन के एक अध्याय का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत है। जब आप इस नए अध्याय में कदम रखें
तो उस यात्रा पर चिंतन करें जो आपको यहां तक लाई है। एनआईटी कुरुक्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में देश के प्रतिभाशाली दिमागों को पोषित किया है, जिन्होंने भारत की तकनीकी, औद्योगिक और सामाजिक उन्नति में योगदान दिया है। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि जीवन में नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। आप सभी विकसित भारत का संकल्प लेकर देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाकर पाठ्यक्रम को नया रूप दिया गया है। आप यहां से डिग्री लेने के बाद नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। कठोर परिश्रम करके, बहुत ही तपस्या करके, आपके माता पिताओं का बहुत ही सहकार से या सहयोग से, वैसे ही आपके गुरुजनों के प्रशिक्षण से आप लोग बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आज डिग्री प्राप्त करना आपके जीवन में बहुत बड़ा नया एक उपचार है। अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, अभी आगे चल के कल से जो है आप नई जीवन में जाएंगे, लेकिन आप सब लोगों को आपके माता पिताओं का अपेक्षा रहती है। अभी आप यहाँ सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद आपके मन में भी रहता है क्या करना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेताओं के संवाद के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये मंच देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बातचीत करने और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। इस संवाद का उद्देश्य देश भर के युवाओं में प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है। साथ ही उन्होंने विकसित भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि ये मंच युवाओं को शीर्ष निर्णय निर्माताओं और प्रतिष्ठित वैश्विक और राष्ट्रीय हस्तियों से जोड़ेगा। यह संवाद देश के युवाओं को विकसित भारत के वाहक बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन दिया। ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव है, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना यूथ लीडर और लीडरशिप टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, यूथ को अपना विजन शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर शेयर देयर विजन फॉर विकसित भारत। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें ग्लोबल और नेशनल पर्सनालिटीज उसके साथ 2 दिन के लिए रहे, उसके साथ 1 वे में नहीं लेकिन 2 वे में वो आइडिया शेयर कर पाए। सिरसा में बनने वाले सर साई नाथ मेडिकल कॉलेज को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आगामी 21 नवंबर को मुख्यमंत्री सिरसा आकर इसकी भूमि पूजन करेंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रशासन की ओर से प्रस्तावित साइट पर भूमि पूजन की तैयारी की जा रही है। इस दौरान सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये मेडिकल कॉलेज 500 बेड का होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि 21 तारीख को सिरसा में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। तरफ से तैयारियां चल रही हैं। सीएम साहब का जो संभावित दौरा है 21 तारीख का, उसके लिए तो एसपी साहब, मैं और भी प्रशासनिक अधिकारी और भी लोग यहाँ पर जो हैं वो आए हुए थे, और उसी की तैयारी का जायज़ा लेने के लिए। बस जैसे अभी ज़मीन का तो शायद 22 किले का है और एग्जैक्टली लागत तो अभी शायद ध्यान नहीं, 11-1200 करोड़ की मीडिया रिपोर्ट नहीं लगी थी, तो अराउंड उतने का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है मेन, तो अपना 21 तारीख का। अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ वो नहीं आएगा तो मैं जरूर जानकारी दूंगा।
भाजपा जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज ने कहा कि सिरसा वासियों को मेडिकल कॉलेज के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इससे सिरसा के साथ लगते अन्य जिलों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा और उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी सौगात सिरसा वासियों को मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को यहाँ आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए और यहाँ पब्लिक को भी एड्रेस करेंगे और लोग बहुत खुश हैं। सिरसा वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है और मेरी लोगों से अपील भी है अभी इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर शिरकत करें और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। हाँ, सभी ये जो एरिया हमारा बहुत बैकवर्ड था इस मेडिकल लाइन में, तो इस एरिया को यहाँ तक कि डब वाली राजस्थान का एरिया कवर होगा, बहुत लाभ मिलेगा लोग। नगर परिषद पलवल में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल ने कहा कि इन शिविरों में लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका समाधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने पर प्रदेश भर में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इन शिविरों में लोग कई तरह की समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से शिविरों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। रोजाना रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेजी जाती है। उन्होंने बताया कि समाधान शिविरों में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आम जनता को समाधान शिविरों से काफी फायदा मिल रहा है। समाधान के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शहरवासी को अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए उस तय समय में मिल सकते हैं और जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको तय समय में ही उनका समाधान करने के लिए प्रयास किया जाता है और इसके परिणाम हमें जो देखने को मिल रहे हैं शहरवासियों को इससे काफी लाभ। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो सर्वे हुआ था, सर्वे में प्रॉपर्टी आईडी एक बड़ा मुद्दा रहा है। उसमें जो करेक्शन लोगों की जो अपडेट थी, तो वो प्रॉपर्टी आईडी के जो संबंध में हमारे पास में सबसे अधिक लोग आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उसमें पूरे हरियाणा के अंदर जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, चाहे वो निगम है, चाहे परिषद है, चाहे पालिकाएं हैं, उन सबसे अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है तो पलवल नगर परिषद ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सबसे बेहतर कार्य करके दिखाया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और भारत विकास परिषद की केशव शाखा ने इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रमुख मोटिवेशनल स्पीकर अरुण ऋषि ने स्वस्थ रहने के कुछ सरल उपाय बताए। अरुण ऋषि ने कहा कि 15 सेकंड की ताली बजाने, नहाते समय पैरों के तलवों को रगड़कर साफ करने और वज्र आसन मुद्रा में बैठने से शरीर स्वस्थ रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि हर रोज 15 से 20 मिनट नंगे पैर चलने से कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो जब भी ताली बजाएं, पैर में जूता, चप्पल, स्लीपर या ये प्रेशर की प्लेट, हाथों में तेल होना चाहिए। इसमें फैट रिलीज होता है बहुत जल्दी। तो क्या होता है, जब ताली बजाते हो तो हाथ फट जाते हैं, तो थोड़ा तेल हो तो तेल लगा लो, नहीं तो एक हाथ बूंद तेल की लेके ऑयली कर लो। फिर ये जो उंगली है, ये बीच में गड्ढा है, इस पे आंखें बंद करके आपको 4 बार हिट करना है, लाइक दिस, 1 2 3 4। फिर 2 ले लें, 1 2 3 4। ये जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा, इसको आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री रणवीर सिंह गंगवा और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित थे। गंगवा ने आयुर्वेद के महत्व पर बल दिया और कहा कि कोरोना काल में हमारे पारंपरिक नुस्खे जैसे काढ़ा पीने ने लोगों को स्वस्थ रखा। चिकित्सा जो पुरानी थी अपनी आयुर्वेद की, वो बहुत ही कारगर थी। और जब डॉक्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, जब एलोपैथी जिसको अंग्रेजी दवाई हम कहते हैं, वो जब हाथ खड़ा कर देते हैं तो कहीं न कहीं फिर हम अपनी जो भारतीय जो आयुर्वेदिक थी उसकी तरफ जाते हैं। से कोरोना काल के हम बात देखें तो जब यूं कह दिया गया कि अब किसकी कोई दवाई नहीं है, तो फिर वही जो हमारी ताई, माँ, दादी जो काढ़ा बना करके देती थी, चाहे उसकी बात हो, चाहे योग की बात हो। अंबाला जिले के होली गांव के किसान अब मशरूम उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं।
पारंपरिक खेती से हटकर मशरूम उगाकर इन किसानों ने कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया है। रीटा और उनके परिवार ने कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला से मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग ली और अब वे 1000 बैग्स के साथ मशरूम उगाते हैं। रीटा का कहना है कि मशरूम की खेती पारंपरिक फसलों से ज्यादा लाभकारी है और इसे घर पर आसानी से किया जा सकता है। उनके बेटे निखिल, जो LLB के छात्र हैं, ने भी मशरूम उत्पादन को खेती का डायमंड कहा। पहले छोटा प्रोजेक्ट लगाया, जो करीब 100 बैग का प्रोजेक्ट लगाया था, तो उसमें हमें अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। तो थोड़ा हौसला और बढ़ा कि भी और लगा के देखेंगे। तो हमने ये छोटे स्तर से शुरू करके अब करीब 1000 बैग का हमने ये प्रोजेक्ट अपना शुरू किया है। तो इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, आमदनी बहुत ठीक है और फसल के मुकाबले, और इसको हम घर पे ही अपना कर सकते हैं। मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं, मेरे पति भी इसमें सहयोग करते हैं। मशरूम में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करनी चाहिए। हमारे घर में मशरूम का काम बहुत सालों से हो रहा है और हम अपने घर में काम करते हैं मशरूम का। साथ में उन पापा के साथ हाथ बटाते हैं मशरूम का काम करने में। हमारा बहुत बड़ा बैग जो है हमने लगाए हुए हैं मशरूम के। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि मशरूम की जितनी पैदावार करें उतनी अच्छा है। मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और मशरूम में इतनी ज़्यादा आमदनी है जो कि हमें कहीं कॉर्पोरेट जॉब में भी नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं हर किसी से यही अपील करूंगा कि वो प्राइवेट जॉब्स की तरफ ना जाकर अपने खुद का बिजनेस करें, ताकि वो किसी का नौकर ना बनकर खुद के मालिक खुद बने। और मशरूम एक हम कह सकते हैं कि ये खेती का डायमंड है। जिला उद्यान अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अंबाला में कई किसान मशरूम उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं और सरकार इस व्यवसाय के लिए 75% तक अनुदान देती है। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है वो भी इस व्यवसाय को अपनाकर मुनाफा कमा सकते हैं। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि अंबाला जिले के अंदर बहुत से किसानों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है, अच्छा लाभ कमाया। मशरूम का जो सीजन है, अभी इसके लिए हमने किसानों को कुछ दिन पहले ट्रेनिंग भी करवाई थी और हमारी नियमित ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। किसान भाई मशरूम के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में अगर आवेदन करते हैं तो हम उनको अनुदान राशि भी देते हैं। यहाँ मशरूम के लिए किसानों को हमारी IHD शिवालिक स्कीम के तहत 75% तक अनुदान है और SC ST अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 85% तक अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। नारनौल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में आज 2 दिवसीय जिला युवा उत्सव का आयोजन शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन माई भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला उपायुक्त डॉक्टर आनंद शर्मा और कार्यक्रम की अध्यक्षता नारनौल निगम परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने की। इस अवसर पर दोनों ने छात्रों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पहले दिन के कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता सहित अन्य कई गतिविधियां आयोजित की गई। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी नित्यानंद यादव ने बताया कि इस उत्सव में नृत्य, भाषण और ग्रुप डांस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, जिनमें नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पेंटिंग प्रतियोगिताएं, साइंस मेला, ग्रुप और इंडिविजुअल इवेंट चल रहे हैं, जिसमें साइंस के में विभिन्न प्रकार के बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हर इवेंट के अंदर बच्चों के लिए कैश प्राइजेज रखे गए हैं। इसमें अलग अलग इवेंट्स में मिनिमम जो ग्रुप इवेंट्स हैं उसमें 10+ टीमें आ रखी हैं और जो इंडिविजुअल इवेंट हैं उसमें 40+ पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल इवेंट के लिए 2100 रुपये फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए 1500 रुपये है, थर्ड के लिए 1100 रुपये है। कमलेश सैनी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं और हरियाणवी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रतिभागियों ने भी इस आयोजन को सराहा और अपनी कला दिखाने के लिए आभार व्यक्त किया। आगे आने की जरूरत है और मुझे तो यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा। युवा जिस तरह से सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं, बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ बच्चे दे रहे हैं। बच्चे जो हमारे युवा देश का भविष्य है, ये देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और इनके सहयोग से हमारा देश और भी ऊंचाई पे। हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, युवा बेटियां तो बेटों से भी अच्छा काम कर रही हैं आज के दिन।
और बेटे भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारी हरियाणा की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये टाइम पे आयोजित होनी चाहिए। इसके लिए मैं भारत सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ। जिला स्तर प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। इससे हमारे हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा मिलता है और बच्चों को भी सीख मिलती है कि हमें अपने कल्चर को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।